नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज की क्लास में हम सभी मॉडल पेपर 18 नंबर पर बात करने वाले हैं, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बात की जाए, चाहे आप सीटेट का फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, दोनों बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। हर प्रश्नों का आंसर आप सभी अपना स्वमूल्यांकन कीजिए। जब आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होता है। दोस्त, चलेंगे हम सभी पहले प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर, और इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखें और बताने का प्रयास करेंगे। करक कथन में दोस्त दिया गया है कि बच्चों की शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरीके से उसकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कर सिर्फ जो है आनुवंशिक बनावट को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं बच्चे का जो शारीरिक विकास पर अगर बात कर रहे हैं। कारण में करा कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन में करा ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है ए की। करा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता ए की। करा ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्तों, क्या बच्चे की जो शारीरिक विकास है, बच्चे का जो शारीरिक विकास है वह उसके पूरी तरीके से, उसका जो देरी होता है बच्चों के शारीरिक विकास में, वह पूरी तरीके से आनुवंशिकता को हम जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं दोस्त, आनुवंशिकता को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उसके साथ साथ वातावरण भी क्या होता है, जरूरी होता है, उससे उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। सिर्फ आनुवंशिक नहीं, तो यह आपका कथन क्या है, गलत है। करा कार्ड में दोस्त करा है कि हम जो बच्चों का शारीरिक विकास के लिए सिर्फ वंशानुगत कारक को ही उत्तरदायी ठहराते हैं, तो आपको पता है दोनों को ठहराएंगे, इसलिए यह भी कारण भी क्या है, गलत है। और राइट आंसर आपका बनेगा डी ऑप्शन। क्या बनेगा? हम सभी बच्चे के शारीरिक विकास की अगर बात करें, उसका वंशानुक्रम, उसका जो है वातावरण, दोनों को हम जिम्मेदार ठहराते हैं, इसलिए सिर्फ एक की योगदान नहीं होती है, दोनों का योगदान होता है। और दोस्त, इसीलिए आपका पहले का डी ऑप्शन बन जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? सूक्ष्म कौशल की बात करा, स्थूल की बात नहीं करा है। करा दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना, या फिर करा कूदना। कूदना आपका क्या होगा, एक स्थूल होगा, सूक्ष्म की नहीं होगा। देखिए, कूदने जब आप बॉडी को पूरा हिलाएंगे तो आपका पूरा बॉडी, पूरा शरीर हिलेगा, तो यह तो स्थूल में आएगा। चलना भी आपका, क्योंकि पैर आप इधर उधर करेंगे तो चलेंगे तो पूरा शरीर हिलेगा। दौड़ना भी एक तरीके से पूरा एक्टिविटीज पूरे शरीर का हो रहा है। लेकिन घसीट कर लिखना क्या आपका, वह आपका क्या होगा, आपका सी ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि घसीट कर लिखना पूरे शरीर से घसीट कर नहीं लिखते हैं। तो सूक्ष्म की बात करा तो सेकंड का जो बनेगा ऑप्शन संख्या अगर सेकंड की बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्त, प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? इनमें से कौन सा ऐसा बच्चा जो मध्य बाल्यावस्था में होगा? अच्छा, मध्य बाल्यावस्था की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसका एज जो बोला जाता है वह 7 से 11 वर्ष बोल सकते हैं, 7 से 11 वर्ष। अगर दोस्त कर एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान, अच्छा काल्पनिक खेल के दौरान नकल करना शुरू कर रहा, तो क्या वह होगा? अरे एक बच्चा जिसमें नियमों की अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, या ऐसा बच्चा करा एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है, तदनुसार जटिल प्रयोगों का योजना बना सकता है। या फिर आपका करा कि एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और अन्य वस्तुओं को पकड़ना। तो दोस्त, इसमें मध्य बाल्यावस्था में कौन सा इसमें से आपको लगता है कि बन सकता है? कौन सा इसमें से मध्य बाल्यावस्था में बन सकता है? 7 से 11 वर्ष की एज में कौन सा कारण बच्चा इसमें काम कर सकता है? तो ए ऑप्शन में लिखा है एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। तो नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेलों के दौरान, तो या तो दूसरी अवस्था में, या तो आपका पूर्व बाल्यावस्था में बनेगा। क्या बनेगा? नकल कर रहा है तो पूर्व, आप कह सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था में बनेगा। ऐसी बात, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था क्रम कितना होगा, वह 2 से 6 वर्ष के आसपास बच्चा ऐसा करेगा। ये ऑप्शन नहीं बनेगा। अरे एक बच्चा जिसमें नियमों की अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, तो एकदम सही है, तर्क कर सकता है, यही आपका होगा मध्य बाल्यावस्था। सी में करा कि संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है, तदनुसार जटिल क्रियाओं को कर सकता है। तो यह बच्चा किशोरावस्था में करेगा। किसमें? किशोरावस्था में करेगा। यह बच्चा
किशोरावस्था की पहचान है, तो आपसे मध्य बाल्यावस्था पूछ रहा है, यह भी नहीं बनेगा। अगर एक बच्चे जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि पेपर पेंसिल और अन्य वस्तुओं को पकड़ना है, तो अभी धीरे धीरे बच्चा किसमें धीरे धीरे पेपर पेंसिल पकड़ रहा, तो अभी आप कह सकती हो कि बच्चा लिखना धीरे धीरे शुरू किया है, तो एक तरीके से अभी पकड़ रहा, तो कहीं ना कहीं आपका सरस्वावस्था मान सकते हो आपका, यह आपका गलत होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनेगा ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट प्रश्न आगे आपके सामने 4th नंबर है, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीके के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की कौन सी संस्था के रूप में, किसकी भूमिका के रूप में प्रकाश डालता है। दोस्तों कह रहा है कि बहुत से संकेत मिलते हैं, कैसे, फिल्मों और विज्ञापनों से क्या होता है, फिल्मों और विज्ञापनों से बहुत से क्या होते हैं, जेंडर उपयुक्त संकेत मिलते हैं। जेंडर उपयुक्त क्या मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। समाजीकरण की बात कर रहा है, कौन सा समाजीकरण इसमें काम करेगा, तो समाजीकरण का कौन सा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फिल्म और विज्ञापन की बात कौन सा करेगा, मीडिया करेगा। तो समाजीकरण की मीडिया यहाँ पर आपको फिल किया जाएगा, मीडिया। और मीडिया आप जानते हैं द्वितीयक कारक की भूमिका निभाता है, कैसे, द्वितीयक की भूमिका निभाता है। तो क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा, द्वितीयक का भूमिका निभाता है। तो दोस्त इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर, 4th का आपका राइट ऑप्शन होगा बी। देखिए प्राथमिक मीडिया तो ऐसे प्राथमिक है ही नहीं, कट जाएगा। स्कूल यहाँ पर कोई भी योगदान नहीं है, और अब गलत भी, स्कूल प्राथमिक है भी नहीं, स्कूल द्वितीयक है, लेकिन ये आपका स्कूल में यहाँ फिल्म और विज्ञापनों के व्यवहार को नहीं सिखाया जाता है। तो दोस्त आपका ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, बी ऑप्शन, मीडिया सेकेंडरी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 5th नंबर के लिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा संज्ञानात्मक क्षमता आती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अगर हम एज की बात करें, तो इसका एज बोला जाता है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष में करा कौन सा विशेषता आ जाती है, करा अमूर्त सोच की क्षमता। अमूर्त सोच की क्षमता 4थी अवस्था में आती है, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, गलत होगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता एकदम सही है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर सकता है। दूसरों को नजरिया लेने की क्षमता या बच्चे का 3री अवस्था में आएगा, जिसे हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। मूर्त संक्रियात्मक में आएगा तो यह आपका गलत हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। दोस्तों यह आपका क्या होगा, गलत है, यह आपका गलत है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक की बात करें तो आप जानते हैं 4थी अवस्था में आएगा, जिसके बोलते हैं हम सभी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब्स्ट्रैक्ट, जो आप बोल सकते हैं ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। और इसीलिए यह 4था में आपका बनेगा, लेकिन हमसे पूछा था दूसरे का, तो दूसरे में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चा करता है। गोल डायरेक्टेड क्या करता है, डायरेक्टेड बिहेव करना शुरू कर देता है, बिहेवियर करना शुरू कर देता है, व्यवहार करता है। इसीलिए दोस्त आपका बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है, 5th का बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे 6 नंबर के लिए, जीन पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का किस प्रकार का होना जरूरी है। कह गतिशील होना, गतिशील लचीला, या कह संरचित अनम्य, कह सहानुभूति पारदर्शी, या यांत्रिक व्यवहारवादी। तो एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, गतिशील और लचीला होना चाहिए। जीन पियाजे के अनुसार कैसा, गतिशील और लचीला होना चाहिए। आपका क्या बनेगा, गतिशील और लचीला होना चाहिए, राइट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन। कर संरचित अनम कठोर की बात कर रहा है, गलत होगा। सहानुभूति और पारदर्शी, यह भी गलत है। अगर बात करें तो यांत्रिक और व्यवहारवादी अपने आप से गलत है। तो जीन पियाजे के अनुसार अगर बात करें शिक्षक कैसा होना चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, साथ ही साथ उसमें क्या होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। और इसीलिए 16 का जो राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, डायनेमिक और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्त 7 नंबर लेवाइगोत्स्की के प्रश्न है, इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। कर लेवाइगोत्स्की की अगर बात करें, लेवाइगोत्स्की अगर एक चैप्टर आप पढ़ते हैं, भाषा एवं विचार चैप्टर, लैंग्वेज और थॉट आपको पढ़ाया जाता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लेवाइगोत्स्की कहते हैं सर जी कि भाषा क्या है, भाषा विचार से पहले है। भाषा क्या है, विचार से पहले है। ऐसा कौन मानते हैं, ऐसा मानते हैं लेवाइगोत्स्की। अच्छा, विचार से पहले है, भाषा विचार से पहले है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, गलत होगा। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र ऐसा कुछ बात नहीं। संज्ञान विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, गलत है दोस्तों। भाषा क्या करता है, संज्ञान विकास को निर्देशित करता है, गलत। भाषा संज्ञान विकास को सुगम बनाता है, एकदम ऑप्शन संख्या सी ऐसा मानता है लेवाइगोत्स्की। संज्ञान विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों आप हमेशा से जानते हैं संबंधित है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, लैंग्वेज क्या करता है, संज्ञान विकास को एक सुगम बनाता है। और आपका राइट आंसर बनेगा 7 का सी ऑप्शन, एकदम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। और ऐसे लेवाइगोत्स्की से प्रश्न आपके पेपर में आते रहते हैं दोस्तों। आपका 7 का जो बनेगा ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर की हम चर्चा करेंगे।
प्रश्न संख्या 8 की बात करें, लेवाइगोत्स्की से प्रश्न है। करें लेवाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञान विकास को सुगम बनाते हैं? करें सांस्कृतिक उपकरण, करें कि सामाजिक संपर्क, या संतुलन, या पुरस्कार। तो दोस्तों करें सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड और थर्ड, करें फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। तो क्या इसमें से सुगम क्या बनाएगा? तो आपका बच्चे का कल्चरल टूल्स बनाएगा, या तो सही है। लेवाइगोस्की के अनुसार सामाजिक संपर्क होगा तो सोशल इंटरेक्शन भी सही है। लेकिन बैलेंस, संतुलन की बात करेंगे, संतुलन किसका शब्द है? वह जीन पियाजे का शब्द है। संतुलन जीन पियाजे ने दिया है, ना कि वाइगोस्की ने। अगर आप करें पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार में व्यवहारवादी आते हैं, व्यवहारवादियों का मानना था, व्यवहारवादी कहते हैं। तो आपसे लेवाइगोस्की के अनुसार पूछ रहा है तो आपका होगा डी, थर्ड कदम कट ऑफ होगा, फोर्थ भी गलत होगा, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड आपका किस में बनेगा? आपका फर्स्ट और सेकंड सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। फर्स्ट और सेकंड आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो 8 नंबर का आपका सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्त, प्रश्न संख्या 9 नंबर की चर्चा करें कि एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होता है? कर उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, कर पुरस्कार और दंड पर निर्भर होता है, कर शिक्षक और छात्रों द्वारा स्वनिर्मित होता है, यह पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर और छात्रों पर की भूमिका निष्क्रिय होती है। तो दोस्तों बाल केंद्रित और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जब हम चर्चा करते हैं तो उद्दीपन अनुक्रिया की बात की ही नहीं जाती। उद्दीपन अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात सिर्फ व्यवहारवादी करते हैं, और व्यवहारवादियों का मानना नहीं है कि बाल केंद्रित शिक्षा, तो या तो गलत होगा। आगे दोस्त बात है पुरस्कार और दंड की बात, निर्भर करने की बात करेंगे तो यह भी व्यवहारवादियों का मानना था, यह भी नहीं बनेगा। शिक्षक और छात्रों के बीच क्या हो? स्वनिर्मित हो, ज्ञान जो है स्वनिर्मित हो, एक दूसरे के कम्युनिकेशन के माध्यम से बच्चा सीखे, अंतःक्रिया के माध्यम से सीखे, ऐसा बाल केंद्रित शिक्षा मानता है, और राइट ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। डी में करा पूरी तरीके से शिक्षक पर निर्भर, तो पूरी तरीके से शिक्षक निर्भर होगा तो फिर बाल केंद्रित शिक्षा कहाँ रह जाएगा? शिक्षक क्या करता है बाल केंद्रित शिक्षा में? एक सिर्फ उसमें रोल अदा करेगा, एक तरीके से मार्गदर्शक करता का, आप बोल सकते हैं सुविधा प्रदाता का, और आप एक कह सकते हैं परामर्शदाता का रोल अदा करेगा। तो कार्य भूमिका में जो छात्रों की भूमिका क्या होती है? निष्क्रिय होती है। तो अपने आप से या फोर्थ क्या है? गलत है। फोर्थ क्या है? डी ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर 9th का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न का लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस चरण में बच्चे दूसरों की इरादों की अपेक्षा करते हैं और उसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? करा सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिन्यास, कानून व्यवस्था अभिन्यास, या करा सामाजिक अनुबंध। तो सामाजिक अनुबंध में दोस्तों कहा जाता है, सामाजिक अनुबंध की अगर हम चर्चा करते हैं तो सामाजिक अनुबंध को एक तरीके से हम कह सकते हैं तीसरे का पहला है, जिसमें परंपरा से ऊपर उठ के काम होगा, परंपरा से ऊपर उठ के काम होगा। इसमें अगर हम किसी की हित हो रही है तो हम कानून व्यवस्था को लचीला कर सकते हैं, लेकिन इसमें सामाजिक अनुबंध में तो सामाजिक अनुबंध की ऐसी कोई बात इसमें ऑप्शन क्वेश्चन में हो नहीं रहा है। कानून व्यवस्था, ऐसा भी कानून व्यवस्था कानून और व्यवस्था की बात नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे करा कि कैसे करा कि डर के ध्यान पर होते हैं, डर पर होता है, जो परिणाम होते हैं डर और आज्ञा और डर पर आधारित होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सजा और आज्ञाकारिता होगा। गुड बॉय गुड गर्ल तब होता है जब अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है। गुड बॉय गुड गर्ल यहाँ पर बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर करा कि इसके बजाय करा है कि नकारात्मक परिणाम की डर के ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कहीं ना कहीं डर के आधार पर निर्णय ले रहा है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं पूर्व परंपरागत है, और इसीलिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन क्या होगा? इसमें से बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर हम सभी 11 नंबर पर बात करेंगे। 11 नंबर प्रश्न करा हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता किस प्रकार की बुद्धि की विशेषता है? भाषाई, प्राकृतिक, या स्थानिक, या अंतःवैयक्तिक? कहा कि धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का प्रयोग, लचीले ढंग से धारा प्रवाह के साथ और लचीले तरीके से भाषा का प्रयोग जो कर पाता है उसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो हार्वर्ड गार्डनर के बारे में तो आप जानते हैं 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं। तो कहा कि इसमें से किस प्रकार की बुद्धिमत्ता वाले में पाया जाएगा कि भाषा बहुत अच्छे से कर ले? तो भाषा वाला किस होता है दोस्तों? भाषा वाला जैसे कवि होगा, राजनेता हो गया, कवि में क्या होगा? भाषा बहुत अच्छे से बोल लेगा। राजनेता है
इसके राजनेता हैं, इसको भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं भाषा का यूज। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब धारा प्रवाह लचीले का भाषा का प्रयोग कर लेते हैं तो भाषाई बुद्धि कहलाएगा ये ऑप्शन। प्रकृतिवादी में कैसे होगा, जैसे किसान हो गए, माली हो गए, जिसको प्रकृति से लगाव, जिसको किससे, प्रकृति से लगाव हो, तो आपका तो नहीं बनेगा। करा के स्थानीय की बात करें, जिससे स्थान से लगा हो, जैसे मानचित्रकार हो गया या चित्रकार हो गया, ये सभी होंगे, चित्रकार, मानचित्रकार इसमें आएगा। अंतः वैयक्तिक तब होगा जिसे हम इंट्रा पर्सनल बोलते हैं, यहाँ पर इंट्रा होगा दोस्त। इंट्रा पर्सनल तब होता है जब खुद के बारे में अच्छे बेटर समझ पाए, तो खुद का बेटर यहाँ कोई मतलब नहीं, धारा प्रवाह लचीले बात की कर रहा है, मतलब भाषा का बहुत अच्छे से प्रयोग कर पाता है, जिसमें भाषाई बुद्धि होती है दोस्त। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? कौन सा प्रभावी इसमें से नहीं बनेगा, कौन सा इसमें से प्रभावी नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करना, कर मतभेदों को पहचाने और सम्मान करें, कर विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, या फिर कर छात्रों की कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें। तो दोस्तों कौन सा इसमें से प्रभावी नहीं होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 इसमें पॉइंट एकदम सही हैं, 1 पॉइंट इसमें से है गलत। वही हमें गलत क्या करना है, गलत उसमें से पॉइंट हमें ढूंढना है। प्रश्न संख्या 11 की अगर हम बात करेंगे, 12 की बात करेंगे, तो कौन सा इसमें से है गलत, वही हमें क्या करना है, ढूंढना है। तो दोस्तों कह रहा है कि अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार का विचार करें, कर अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करें, या तो प्रभावी होगा। भाई जो मौखिक और गैर मौखिक आप बोल रहे हो उसको व्यक्तिगत रूप से पूरा करने के लिए, व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए तो प्रभावी होगा ये ऑप्शन। मतभेदों को पहचाने और सम्मान करें, जो बच्चों में व्यक्ति भिन्नता है उसको हम पहचाने और उसका रिस्पेक्ट करें, या भी उसका व्यक्ति भिन्नता का क्या होगा, प्रभावी होगा। शैक्षणिक करें, विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, तो दोस्त सही है कि भाई साहब विविध शैक्षणिक का प्रयोग तभी होगा जब व्यक्ति भिन्नता को आप प्रभावी करेगा, मतलब व्यक्ति भिन्नता को आप पहचानोगे। लेकिन छात्रों की कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें, तो यह आपके व्यक्ति भिन्नता की बात नहीं होता है, तो मूल्यांकन का बात है। कमियों को पहचानने और ठीक करने की बात, या तो व्यक्ति भिन्नता की बात बनेगी नहीं, इसमें तो मूल्यांकन आ जाएगा। राइट ऑप्शन आपका डी आंसर बनेगा, क्योंकि देखिए ये ऑप्शन तो आपको लग रहा है सही, उसके हिसाब से क्या है, विचार इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो इसी हिसाब से मौखिक और गैर मौखिक का आप प्रयोग करेंगे और मतभेदों को पहचानेंगे और उसका क्या सम्मान करेंगे, सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एकदम सही है, लेकिन डी ऑप्शन प्रभावी नहीं था, इसीलिए दोस्त आपका डी ऑप्शन बनेगा। 13 नंबर के लिए, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर बोला, मैं इसका क्या करूंगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, या क्या दर्शाता है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, या जेंडर समता। कहीं ना कहीं लड़के को, जो राहुल है 4 वर्ष का राहुल है, उसे कह रहा कि भाई मैं, उसे उपहार में क्या मिला है, गुड़िया मिल गया। अब कहा कि भाई साहब मैं, गुड़ियों से लड़के नहीं खेलते हैं, लड़कियां खेलती हैं। कहीं ना कहीं उसमें जेंडर रूढ़िवादिता है, क्योंकि ऐसी बात कुछ नहीं, क्या लड़कों से लड़के गुड़ियों के साथ नहीं खेल सकते क्या? बस ऐसी परंपरा बना दी गई है, ऐसी सामाजिक सत्ता बना दी गई है, समाज में रूढ़िवादी बात बना दी गई है, और इसी वजह से ऐसा कह रहा बच्चा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा, सी ऑप्शन, क्या जेंडर रूढ़िवादिता आपका राइट आंसर होगा। जेंडर रूढ़िवादी बात बना दी रही है जी, तो आपका क्या बनेगा दोस्तों, इसमें आपका बनेगा ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए। क्लास सीखने के आकलन, सीखने के आकलन कब होता है, बाद में किया जाता है। सीखने का आकलन कब होता है, जब आप पढ़ा दो उसके बाद आप आकलन करो, के बजाय अगर सीखने के लिए आकलन तो कब होता है, जब आप पढ़ाए ना रहो, उसके पहले बच्चे की रुचियों को समझो। सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए कि वह कैसे हो, करना चाहिए था कि वह कैसा हो। शिक्षार्थियों को केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें। केवल हम संज्ञानात्मक अगर बात करें, आप किसी बच्चे का बाद में ना लेकर के शुरुआत में आप उसका क्या करें, रुचियों को समझने की कोशिश करें हो, तो सिर्फ संज्ञान क्षमताओं पर केंद्रित रहें। सिर्फ हम संज्ञान क्षमताओं पर केंद्रित रहेंगे क्या? शिक्षण अध्ययन की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करें। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दें। तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं कि सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब सीखने के बजाय, मतलब सिखाने के बजाय, मतलब पहले बच्चे की रुचियों को समझ ले, इसी बाद उसको बच्चे को पढ़ाए। कह रहा कि प्रतिस्पर्धा की भावना, तो कंपटीशन वाली भावना तो एकदम कभी नहीं बनेगा, और तुलना अपने आप से निगेटिव हो जाएगा। कह रहा सीधे
निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण करें। अच्छा भाई, सीधे कह रहा है कि आप निर्देश का, तो कहीं ना कहीं बाल केंद्रित शिक्षा ना कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो टीचर को क्या करना है, समझाना, पढ़ाना, सिखाना है, ना कि निर्देश देना है दोस्तों। या तो आपका सी ऑप्शन बिगड़े। अच्छा, मैं शिक्षा अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में क्या करेंगे, आकलन को शामिल करेंगे, तब सही है। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो रही पर डे, जो बच्चे को पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, उसमें पर डे आप क्या करो, सतत और व्यापक मूल्यांकन को आप शामिल करोगे। कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव जो मूल्यांकन है उसको जब आप शामिल करोगे तो बच्चे की निखारते जाएगा, बच्चे में जो कमियां रहेगी उसको आप सुधारते चलोगे, और इसीलिए दोस्त आपका बी ऑप्शन बनेगा। इसमें केवल संज्ञानात्मक है, इसलिए दोस्त आपका गलत होगा। सभी पक्षों को लेना, ना कि संज्ञान, सिर्फ हम संज्ञान पक्ष को लेकर के चल सकते हैं। तो ए ऑप्शन कटेगा, सी ऑप्शन भी कटेगा, और डी ऑप्शन राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं दोस्त। प्रश्न संख्या 15 नंबर के लिए, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। किस तरह के प्रश्न पूछ करके बच्चों में समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग बेस को बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। और कहा कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। अच्छा, वन अधिकार अधिनियम अगर आपसे पूछा जाए, बच्चे से पूछा जाए, भैया वन अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, क्या बच्चा वन अधिकार अधिनियम बताने के बाद क्या उसका समालोचनात्मक चिंतन बढ़ गया, तो वह तो रोट का भी बता सकता है। तो इसमें कभी नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। कह त्रिभुज के तीनों नियमों कोणों का योग होता है, तो कह देगा सर जी 180 होता है, तो सीधा है। क्या उसका समालोचनात्मक चिंतन बढ़ गया, नहीं। कह कि वायुमंडल के, पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का नाम बताइए, नाम लिखिए, तो आप बता देगा परत के नाम। इसके बाद क्या बढ़ गया, कुछ नहीं। कहा कि सर जी शोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्यम मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल मंडल है। तो क्या बढ़ गया, कभी नहीं बढ़ा भाई। क्या इससे कुछ हो गया, कभी नहीं बढ़ सकता। अच्छा, डी ऑप्शन करा, बीजों के अंकुरण के लिए हवा आवश्यक है, हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग का रूपरेखा तैयार करें। तो दोस्तों, अगर आप हवा जो बीज के अंकुरण के लिए हवा जरूरी है, इसके लिए एक प्रोजेक्ट, एक रूपरेखा तैयार करने की अगर बात होगी, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें उस पर एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें गेन करने की कोशिश की जाएगी, और जब गेन होगा तो कहीं ना कहीं समालोचनात्मक चिंतन बढ़ेगा, और इसीलिए दोस्त आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 16 नंबर पर। करा कि एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। कर अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, भाई साहब अभिभावक पढ़ने गया है कि बच्चा पढ़ने जाता है, तो कर अभिभावक करे स्कूल के अनुसार, गलत होगा। कर स्कूल छात्रों की जरूरतों के अनुसार, स्कूल छात्रों के जरूरतों के अनुसार सही है, तो एकदम सही है। आपका स्कूल जो करेगा छात्र की जरूरत के अनुसार करेगा, आपका बी ऑप्शन बनेगा। छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, छात्र गया स्कूल की जरूरत पूरा करने के लिए, नहीं, तो स्कूल वैसा ढालना चाहिए, वैसा बदलेगा छात्र की जरूरत के अनुसार, छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। भाई छात्र गया शिक्षक की जरूरत पूरा करने, पैसा भर दो, पैसा मिलता है, आप पढ़ने आओ, काम खत्म, तो ऐसा नहीं। आपका बी ऑप्शन बनेगा। क्या कहेगा, स्कूल छात्रों के जरूरत के अनुसार होना चाहिए। स्कूल कैसा होना चाहिए, छात्र की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। 16 नंबर की अगर बात करेंगे तो आपका दोस्त आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। 17 नंबर पे हम चलते हैं, 17 नंबर की चर्चा करते हैं। कह रहा कि वह छात्र जिन्हें क्या है, उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रामस्तिष्कघात, करा कि गुणज वैकल्य, करा पठन वैकल्य, गतिमान दिव्यांगता। भाई साहब करा पढ़ने में है और लंबे समय तक क्या करता है, समझने में दिक्कत है। तो मैंने आपको बताया था, जब आपको पढ़ने में दिक्कत हो, जब अधिगम क्षमता में मैंने बताया था, जब पढ़ने में दिक्कत हो तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, पठन वैकल्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं पठन वैकल्य, जिससे हम बोला जाता है डिसलेक्सिया। और राइट आंसर क्या होगा आपका सी ऑप्शन। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पढ़ने और लंबे अंश को समझने में चुनौतियों का सामना करता है, तो पढ़ने में उसे दिक्कत है, तो पठन वैकल्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर के लिए, तो सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कहा कि सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, भावना को बढ़ावा देना चाहिए। कहा छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। कहा इन छात्रों को एक अलग संकाय ही में पढ़ाना चाहिए। कहा सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों कहा सुविधाहीन व वंचित समूह से बच्चा आता है,
उनको संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब उनको क्या करें, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए, संबोधित का मतलब एक समझ सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को किस प्रकार से करें। कारण कि उनको जो कैसा हो छात्रों को पढ़ाने के लिए, छात्रों के लिए जो मानकीकृत पाठ्यक्रम करा है, तो मानकीकृत पाठ्यक्रम तो किसी के लिए नहीं होता है दोस्त, क्यों करेंगे हम जो सुविधाहीन वंचित समूह के लिए, जब हम किसी के लिए नहीं करते तो उसके लिए भी तो नहीं करेंगे। तो डी ऑप्शन भी करे एक अलग संकाय, तो भाई जब अलग संकाय करेंगे तो समावेशी शिक्षा का हनन होगा, एकदम सही है, तो समावेशी शिक्षा का हनन नहीं करना है। करे छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना, बच्चे में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा बच्चा होगा तो कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ दिक्कतें होंगी, समझ नहीं पाता होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो सबके सामने उजागर कर दो, हल्ला कर दो क्लास में कि इसको बच्चे को नहीं आता है, तो बच्चा वैसे भी नहीं पिछड़ा है और भी पिछड़ जाएगा, उससे तो और समझ नहीं आएगा, क्लास वाले बच्चे मजा लेंगे, तो आपका बी ऑप्शन बिगड़ेगा। सभी छात्रों में अपनेपन की क्या होनी चाहिए, भावना को बढ़ावा देना चाहिए, और इसीलिए दोस्त आपका ए ऑप्शन 18 का राइट हो जाएगा। 18 का क्या होगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 19 नंबर पर करा कि विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। करा सामग्री का प्रस्तुतिकरण, का संचार और अभिव्यक्ति, करा सूचना के दृष्टिकोण या शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता, पर कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें से क्या बनेगा, आपको इसमें से जो ढूंढना है निगेटिव पॉइंट ढूंढना है, कौन से इसमें से गलत होगा। कारण विविध आवश्यकता वाले छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प नहीं करना चाहिए, कारण उपलब्ध नहीं करना चाहिए। सामग्री का प्रस्तुतिकरण ठीक है, या तो आपका पॉजिटिव बनेगा सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संचार और व्यक्तिकरण या भी सही है, सूचना के दृष्टिकोण लेकिन शिक्षार्थी के बारे में रूढ़िबद्धता या क्या होगा, उपलब्ध नहीं करने चाहिए विकल्प में। और 19 का जो बनेगा ऑप्शन संख्या आपका क्या बने, ऑप्शन संख्या आपका डी बन जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पर हम चलेंगे। 20 नंबर पर चर्चा करते हैं दोस्त, करा दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। अच्छा, दिव्यांग छात्रों की बात करा है तो इसमें से किसको, दिव्यांग छात्रों की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करा है किसको बढ़ावा नहीं दिया गया। कर उपयुक्त इमारती ढांचा, कर प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, कर अनिवार्य विशेष शिक्षा, कर उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो दोस्तों आपसे करा किसको बढ़ावा नहीं दिया गया, उपयुक्त इमारती ढांचे को बढ़ावा दिया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक की बात भी की गई, लेकिन अनिवार्य विशेष शिक्षा की बात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, या दिव्यांग बच्चों की बात किया जाए तो उसके प्रावधान में बात करें तो उसमें अनिवार्य विशेष शिक्षा की बात नहीं किया है, और इसीलिए यह गलत है, और आपका ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर के लिए, बच्चे किस तरह से सीखते हैं, बच्चे पढ़कर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, किस तरीके से सीखते हैं, पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके। तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। बच्चे किस तरह से सीखते हैं, प्रश्न संख्या आपके सामने 21 नंबर है। तो दोस्तों आप जानते हैं बच्चे पढ़कर भी सीखते हैं, बच्चे सुनकर भी सीखते हैं, बच्चे देखकर भी सीखते हैं, बच्चे क्रिया करके भी सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम किसी को निगेटिव नहीं मान सकते, ऑप्शन संख्या आपका डी बन जाएगा। क्या, ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। 22 नंबर पे हम चलेंगे। कथन आपके सामने है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। का कारण में कहा कि अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है क्या सीखना है और कैसे। ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है एक ही। ए और आर दोनों सही लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत हैं। बेहतरीन प्रश्न है और दोस्त इसके लिए आप बताएंगे प्रश्न संख्या 21 नंबर के लिए आपका क्या राइट आंसर बनेगा, क्या राइट आंसर बनेगा। कह रहा है यह महत्वपूर्ण है कि, प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति देनी चाहिए। ठीक है, आप बच्चे को नियंत्रण करने का, कहीं ना कहीं बच्चे को अपने हिसाब से समझने के लिए आपको बच्चे को फ्री कर देना चाहिए। ठीक है, उसको स्वतंत्र कर देना चाहिए, स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। कथन पूरी तरीके से सही है
और जब ऐसी आप स्वतंत्रता देते हैं नियंत्रण में, बच्चे को कहते हैं आप खुद करो, तो बच्चा क्या सीखना है और कैसे सीखना है कुछ अच्छा करता आता है। तो दोस्त आपका कारण सही है, कथन भी सही है, और कारण जो करा कारण कथन को संतुष्ट भी करा, इसलिए दोस्त आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 23 नंबर के लिए। करा एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो कैसा हो, करा अस्पष्ट हो, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, या फिर कहा दोस्त अत्यंत जटिल हो, अर्थहीन हो। तो टीचर को कौन सी गतिविधियों के लिए बढ़ावा देना चाहिए और कैसा हो, जो कैसा होना चाहिए, जो कैसा हो दोस्तों आप कह सकते हैं वह एक तरीके से सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। कैसा हो दोस्त, आपका सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। कैसा हो दोस्त, वह ऐसा बढ़ावा देना चाहिए, उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो कैसा हो तो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, उन गतिविधियों को टीचर को बढ़ावा देना चाहिए। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 24 नंबर पर। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो किसको बढ़ावा दे, करें निराशा को या अपसारी उत्तर को, मात्र रटंत को। दोस्तों एक शिक्षक को ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधियों को, रूपरेखा को बढ़ावा देना चाहिए जो कैसी हो, अपसारी हो। कैसा हो, अपसारी हो, जिसे हम बोल सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला हो। कैसा हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला हो, अपसारी सोच वाला हो, इसके लिए बढ़ावा देना चाहिए। राइट ऑप्शन आपका सी बनेगा, अपसारी नहीं। जिसे हम अभिसारी की बात करेंगे तो होता है कन्वर्जेंट, तो या इसके लिए नहीं दोस्त होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो आपका कहीं ना कहीं आपका अपसारी सोच के लिए बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी रूपरेखा को बढ़ावा दें जिससे बच्चा बेहतर से बेहतर सृजनात्मकता तरीके से, बच्चा रचनात्मक तरीके से चीज़ों को सीख पाए। जी आप ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम चलेंगे 25 नंबर पर। दोस्त करा समकालीन सिद्धांतवादी, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से किस गतिविधि, करा एक गतिविधि है, करा यांत्रिक है या व्यवहारवादी है, निष्क्रिय है या सामाजिक है। तो समकालीन सिद्धांतकार हैं वह सीखने को किस रूप में लेते हैं। जो समकालीन सिद्धांतकार के अनुसार अगर हम पूछे सीखना प्राथमिक रूप से किस गतिविधि के लिए वह लेते हैं, किस गतिविधि, किस एक्टिविटीज के रूप में लेते हैं दोस्तों, वह सामाजिक गतिविधि के रूप में लेते हैं। किसके रूप में, सामाजिक गतिविधि के रूप में लेते हैं। आपका ऑप्शन संख्या डी होगा। यांत्रिक रूप से नहीं लेते हैं, व्यवहारवादी में नहीं लेते हैं, क्योंकि समकालीन सिद्धांतवादी की बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या आपका डी बन जाएगा। ऑप्शन संख्या दोस्त डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम चलेंगे 26 नंबर पर। 26 नंबर पर साथ ही बात करेंगे। 26 नंबर प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यानपूर्वक आप देखने का प्रयास करेंगे। कथन में दिया गया एक अध्यापक को, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं एक टीचर को समस्या समाधान रणनीतियों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं समस्या के कैसे, बच्चे के सामने जो समस्या आती है उस समस्या का कैसे निराकरण करे, बच्चा कैसे समस्या का समाधान करे, उस समस्या का प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उसके लिए सुविधा प्रदान करनी चाहिए, उसके विकास के लिए सुविधा प्रदान करनी चाहिए टीचर को। तो कथन क्या है आपका सही है। तो एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास के लिए सुविधा प्रदान करनी चाहिए कि अगर उसके सामने कोई समस्या आए उस समस्या का समाधान कैसे कर पाए, इसके लिए उसे मौके उपलब्ध करवाने चाहिए, उसको प्रोत्साहन की मात्रा दे, मतलब सुविधा देनी चाहिए। दोस्त कर्म में करा कि समस्या समाधान की रणनीतियां क्या कर देती हैं, अधिगम में सुधार करती हैं। और सही है, जब आप समस्या समाधान रणनीतियों के थ्रू चलते हैं कि हमारे सामने समस्या आएगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो अधिगम करने का तरीका है, लर्निंग करने का तरीका है, वह क्या होता है, उसमें सुधार होती है। और कहीं ना कहीं वह समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाता है। वह क्या बताता है, आपकी क्रिटिकल जो थिंकिंग है, समझने की सोचने की क्षमता है, जो आपका दिमाग बहुत फास्ट चल पाए, आपके सामने कोई आए क्वेश्चन, कोई आपके सामने समस्या आए, बहुत स्पीड गति से आप उसको सॉल्व कर पाएँ, फास्ट तरीके से डिसीजन ले। तो कहीं ना कहीं आपका कारण क्या है, पूरी तरीके से सही है, कथन भी पूरी तरीके से सही है, कारण कथन को संतुष्ट भी करा। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर पर, छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण है। छात्रों के बीच जो भ्रांतियां हैं वह क्या महत्वपूर्ण है दोस्त, करा कि निर्मित करना, करा पहचानना, अनदेखा करना, करा प्रचारित करना,
तो दोस्तों जो छात्रों के बीच भ्रांतियों को क्या करना चाहिए, उनके बीच भ्रांतियों को क्या करना है, बेहतरीन प्रश्न है। इसके लिए आप सभी आंसर दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न के लिए आप सभी आंसर देंगे प्रश्न संख्या 27। बेहतरीन प्रश्न है और दोस्त इसके लिए बताएंगे क्या आपका होना चाहिए। तो दोस्तों छात्रों की भ्रांतियों को क्या करना चाहिए, पहचानना चाहिए, निर्मित करना चाहिए। भ्रांतियां निर्मित करने गए हैं, समझाने गए हैं। भाई आप टीचर के तौर पर भ्रांतियां बच्चों के बीच अगर होंगी तो उसका निपटारा करने के लिए गए हैं, ना कि बच्चों के बीच भ्रांतियां उत्पन्न करने के लिए गए हैं। कर निर्मित करना, बच्चों के बीच भ्रांतियों को निर्मित करना महत्वपूर्ण है। निर्मित करना महत्वपूर्ण है तो या तो नहीं बनेगा, निर्मित करना महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, पहचानना महत्वपूर्ण है। जो बच्चे की भ्रांतियां हो उसको समझिए, अनदेखा नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना। दोस्त आगे बात करें, प्रचारित करना है। यह भी प्रचारित थोड़ी करें, हल्ला काट देंगे कि भाई इनके बीच भ्रांतियां उत्पन्न हो गई, हल्ला भी नहीं करना है दोस्त। तो 27 नंबर का जो बनेगा ऑप्शन संख्या बी बन जाएगा। 28 नंबर के लिए कहता छात्रों में भय का भाव, छात्रों में भय का भाव क्या करता है, अधिगम में काफी सुधार करता है। अच्छा, जब बच्चा भय में डरा हो, बच्चा एकदम डरा हो, एकदम शक पकाया हो कि हम पास होंगे कि नहीं पास होंगे, एकदम डरा हो, तो क्या अधिगम में काफी सुधार करता है, या अगर अधिगम के लिए हानिकारक है, या अधिगम के लिए आवश्यक है, या अधिगम का कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो दोस्तों इससे प्रश्न 28 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा। और आप जानते हैं अगर मान लीजिए आप डरे हैं, शक पकाए हुए हैं एकदम कि भाई हम फेल ना हो जाए, एकदम दिक्कत में है, तो कहीं ना कहीं और भी दिक्कत की बात है। क्यों? क्योंकि आप जब निडर होकर कोई काम करते हो तो आप अच्छा काम करते हो और बेटर काम करते हो। जब डरते हुए जाओगे तो आपको पहले से आपका दिमाग जो है पूरा ये आप एकदम सेट नहीं कर पाया है कि हमें पास ही होना है, हम पास हो के रहेंगे। ये आपका दिमाग एकदम एक्टिव नहीं है, दिमाग का ऐसा इस पर नहीं है। अगर इस पर होता तो आप डरते ही नहीं। तो करा कि अधिगम में काफ़ी सुधार करता है। अच्छा, भय में डरे हुए तो काफ़ी सुधार करेगा। अच्छा, ऐसा होता तो सब लोग डरे होते हैं हमेशा, तो इसका कोई मतलब नहीं। काफ़ी सुधार करता है, कुछ नहीं, अरे बहुत होगा, फेल हो जाएंगे यार, आपकी नहीं, अगली बार पास हो जाएंगे, इतना, इससे ज़्यादा क्या होगा, कोई कत्ल तो हो नहीं जाएगा भाई, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, फेल होंगे, पास होंगे, फिर से होंगे, पढ़ेंगे, फिर से पास होंगे। तो डरने का क्या बात है उसमें। क्या अधिगम के लिए हानिकारक है? एकदम हानिकारक है दोस्त, आपको डरना नहीं है। अधिगम के लिए आवश्यक है, तो दोस्तों अधिगम के लिए आवश्यक, डरना आवश्यक होगा कभी नहीं कभी। आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बी ऑप्शन क्या बने, हार्मफुल होगा। इज हार्मफुल फॉर लर्निंग, मतलब लर्निंग के लिए क्या है, वह हानिकारक होगा। और ना होगा सी, ना होगा डी, कह कि कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव तो पड़ता हानिकारक का। 29 नंबर के लिए का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगी। क्या बच्चों में जो कौन सा ऐसा रणनीति है जो बच्चों को महारत हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। अरे योग्यता की चाह हो, प्रसिद्धि की चाह हो, धन की चाह हो, या सत्ता की चाह हो। अगर बात करेंगे दोस्तों कौन सा ऐसा चाह होगा जब बच्चा बहुत बेहतर कर जाएगा, कौन सा ऐसा चाह हो कि जो आपको बहुत जो है आगे ले जाए। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों को महारत हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा, एकदम बताएंगे। प्रसिद्धि की चाह होगा या फिर किसकी चाह होगा कि आप जब आपको कौन सा ऐसा चाह आपके भीतर हो जब आपको लगे कि महारत हासिल कर सकते हैं भैया। तो कहीं ना कहीं सत्ता की चाह, अगर सत्ता मिल गई तो फिर आप वो हो जाएंगे, एक तरह सही तरीके से हो जाएंगे, गलत होगा। धन की चाह कभी आपको आगे नहीं ले जा सकती है। प्रसिद्धि की चाह आप कत्ल करके आगे निकलने की कोशिश करेंगे, प्रसिद्धि की चाह थोड़ी आगे ले जाएगी। आपकी योग्यता की चाह, आप उतना योग्य बनिए कि आपको अपने आप जब योग्यता आपके भीतर आ जाएगी, आपके भीतर काम करने की क्षमता आ जाएगी, आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, हमेशा लगन लगा रहेगा, आपका दिमाग एकदम पढ़ने के लिए तैयार रहेगा, तो अपने आप महारत हासिल हो जाएगा और योग्यता की चाह आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर के लिए, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए। संप्रतियों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, छात्रों के बीच हतोत्साहित करना, सहयोग को हतोत्साहित करेंगे। चलिए, आप अर्थपूर्ण लर्निंग के लिए बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाए, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाए, उसके लिए टीचर को, एक शिक्षिका को या क्या करना चाहिए, हतोत्साहित कर देना चाहिए।
उनके बीच एकदम डरावनी बातें, हतोत्साहित, यार कभी नहीं पास हो सकते, बेकार हो, कोई मतलब नहीं, हतोत्साहित करेंगे आप बच्चे को, नहीं यार तब भी आप प्रोत्साहित कीजिए, बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा। करा हतोत्साहित करना चाहिए भाई साहब, हतोत्साहित अपने आप से क्या है, बहुत खतरनाक शब्द है और या तो गलत आपका बनेगा। करा बीच प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन अपने आप में मार काट पैदा कर देगा। रटने पर बढ़ावा देना, रट्टा मार के आगे कभी नहीं जा सकता है। संप्रतियों की समझ को महत्व देना चाहिए कि भाई साहब आप कॉन्सेप्ट सीखो, अर्थपूर्ण डालने के लिए बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाइए, एकदम जो कॉन्सेप्ट है एकदम व्यवहारिक कॉन्सेप्ट, बच्चे के एकदम ज्ञान में भर जाए, बच्चे को एकदम समझ में आ जाए बच्चा आप क्या करना चाहिए, मतलब उसे जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, एक तरीके अनुभवात्मक ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। संप्रत्यात्मक एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देने की कोशिश करेंगे तो बच्चा बेहतर सीखेगा और अर्थपूर्ण अधिगम कर पाएगा। इस प्रकार से दोस्त आपका क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट क्या हो वह समझ को क्या हो उसके महत्व देने वाला हो। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। इस प्रकार से बात करें तो आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी। 30 प्रश्नों की श्रृंखला में हम सभी ने कोशिश किया समझने की किस प्रकार के प्रश्न आप सभी के पेपर में पूछे जाते हैं। अगर सीटेट का फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे होंगे या सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, दोनों बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों के लिए अगर आप सभी इस प्रैक्टिस क्लास को अच्छे से, मॉडल पेपर को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए यह जो 30 प्रश्न है हर चैप्टर से क्वेश्चन रखेगा, ऐसा नहीं है कि किसी विशेष चैप्टर से। जितने प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आते हैं सभी के साथ उसी प्रकार से क्वेश्चन अरेंज किए गए हैं, व्यवस्थित किए गए हैं, जिससे आपको कोई परेशानी ना, कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से दोस्त हम बात कर रहे थे मॉडल पेपर पे, 18 नंबर मॉडल पेपर पर। अगली क्लास में हम सभी नेक्स्ट मॉडल पेपर पर बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू क्लास, थैंक यू।